अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीएनए और मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ करने जा रहे हैं, जो उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग देती चलूँ। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में बड़े धुआंधार किस्म के आज खिताब देखने में आए, जिससे बहुत ज़्यादा सवालात भी पैदा हुए। गुज़श्ता वकला तहरीक और उसके बाद से इस वक्त जो अदलिया की पोजीशन है वो किस तरह से मुख्तलिफ है और इसमें क्या कुछ मुख्तलिफ है, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ चित्राल में फ़ौजी चौकियों पर हमला किया गया है और 12 शिद्दत पसंद और 4 फ़ौजी जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर इसको हम देखें तो अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान हैं जॉन कर्बी, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के हाथ लगा असलहा जो है वो अमेरिका का नहीं है। इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ जो जय शाह ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मसाइल पर तबसरा किया है और जिस पर जो शाहिद आफरीदी साहब हैं उनकी तरफ से करारा जवाब दिया गया है, ये हम आज के प्रोग्राम में ये तमाम स्टोरीज जो है वो शामिल करने जा रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पर तशरीफ़ रखते हैं नवीद चौधरी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पीजे मीर साहब और मेरे लेफ़्ट साइड पर मौजूद है जावेद इकबाल साहब। आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। नवीद साहब, जिस तरह मैंने बात की कि गुज़श्ता वकला तहरीक भी हमारे सामने है, उसके बाद जिस तरह से जुडिशल एक्टिविज़म का दौर भी हमने बार बार देखा है और फिर आज की अदलिया की पोजीशन, आप क्या समझते हैं कि ये गुज़श्ता जो अदलिया की पोजीशंस थी मुख्तलिफ अदवार में, ये आज की पोजीशन से किस तरह से मुख्तलिफ है? देखें, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर हम इदारा जाती हवाले से अबतरी की जानिब ही गए हैं। ये अफसोस की बात है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड साबित करता है। तो जो हमारी मौजूदा अदलिया है, अगर वो 139वें नंबर पर है तो किसी वजह से ही है ना, अपनी कारकर्दगी के सबब है। वकला कन्वेंशन होते रहते हैं, बड़े बड़े हुए हैं, इससे भी बड़े हुए हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी एक बड़ा ज़बरदस्त हुआ था और वहाँ जस्टिस वजूहुद्दीन अहमद ने बहुत सारी तजावीज़ दी थी। उस वक्त वो हट चुके थे और बड़ी कामयाब तजावीज़ थी, मैंने भी सराहा था। फिर हमने इफ्तिखार चौधरी की वकला तहरीक देखी, उसमें भी बड़ी तवक्कुआत बांधी गई। बाद में पता लगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में अपना पूरा हिस्सा डाला। 3 पहलू हैं इसके। पहली बात यह है कि आज जिन वकला साहबान ने ये कन्वेंशन मुक़द्दर किया है, इन्हीं के चैम्बर के जो वकला हैं वो जज बनते हैं और ये जुडिशरी जो हमारे सामने है यहीं से निकल के आ रही है मोस्टली। अच्छा, जो बातें उन्होंने की हैं आइन और कानून के वाले से, तो उसका तो अपना एक जगह मामला है, ज़ाहिर होना चाहिए। जो उन्होंने नारे लगाए हैं, जी वो बांग्लादेश में ये हुआ था, यहाँ जुल्म हो रहा, फलां हो रहा है, ये सिर्फ ये पूछते चीज पाकिस्तान को कि भाई 57,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं आपकी अदालत के अंदर। कहते हैं जी वो जल्दी फैसला नहीं हो रहा, ये मामला नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो छोड़ के एक ही तरह के केसेस, एक ही तरह के बेंच बना के आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर है इस वक्त, वो बेंच फिक्सिंग में मुलव्वस है, जिसकी ऑडियो आ चुकी है, जिसको बंदयाल कोर्ट ने रोका हुआ है। यानी कि इससे ज्यादा संगीन जुर्म क्या होगा कि अदलिया के अंदर बेंच बनाकर एक तरह के फैसले लिए जाए। अच्छा, वहां किसी ने नहीं पूछा कि ये जुबैरी साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं। हम सारा इल्जाम तो सियासतदानों पे डाल देते हैं, जो वकला के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं। जो तकरीर आप यहाँ फरमा रहे हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, बात कर बहुत आगे चली जाएगी। उसमें निकलना क्या है, बड़े शोला बहने के साथ, जी ये जुल्म हो गया, जी वो हो गया। जी एक तरफ कह रहे हैं जी वो जज जर्नल मिलने आए थे चीफ जस्टिस को, तो उन्होंने असर नहीं लिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि असर बहुत ले लिया, फैसले नहीं सुना रहे। अच्छा, साथ वो कह रहे हैं, इत्तेजाज साहब चीख रहे हैं कि जी आर्मी एक्ट का फैसला करके जाएं। और भाई फैसला तो तब होगा ना, पहले जब जुडिशरी फेयर होगी। वो तो ये कह रहे हैं, जो दूसरे हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़या के अंदर अदालती सोहरतकारी का अंसर मौजूद है और वो उसको पेश करेंगे। अभी वो तो बात ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में तकसीम बड़ी खौफनाक हो चुकी है, वकला में भी तकसीम है, जुडिशरी में भी तकसीम है, मुआशरे में भी तकसीम है, और ये सोचे समझे मनसूबे के तहत हुई है। हवा में कुछ नहीं हुआ, प्लान का हिस्सा था। बात का प्लान आपका जो बेकाबू होता है उसके असरात सामने आते हैं। वकला तहरीक चलाएंगे, क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। आप अयूब दौर से देख लें, कोई एक वकला तहरीक आज तक कामयाब नहीं हुई, फंडिंग होने के बावजूद, सपोर्ट होने के बावजूद। हाँ, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज उसके अंदर अपना हिस्सा डाल दें, कोई एक चीज कर दें, तो उसके बाद नतीजा निकलता है। सिर्फ मैं एक मिसाल देके, ज़ाहिर वक्त कम है। इफ्तिखार चौधरी की तहरीक वकला के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम थी, डेड फ्लॉप थी, हालांकि बहुत पॉपुलर। मैं खुद उसमें गया। मैं ज़माने तालिब इल्मी के बाद जिस तहरीक में बराह रास्त शरीक हुआ सड़क पर जाकर, वो इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक थी। मैं भी गया उसमें, सारा कुछ किया हमने, वो नाकाम रही।
फिर जब उसमें मेन पार्टीज ने हिस्सा डाला और उसके बाद एक रैली निकली, आपके सामने है मामला, वो लॉन्ग मार्च गुजरांवाले पहुंचा तो एक फैसला हो गया। लेकिन उसमें भी कई और ऐसे भी अनासर मौजूद थे जिन्हें हम हिडन कहते हैं, लेकिन इस तरह से होता है तो क्या कर लेंगे, कुछ ठीक हो गया। शोर पीजे साहब, जिस तरह अभी वकला तहरीक की बात की, इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली के तहरीक थी उसकी भी बात हुई, वकला तहरीक क्यों कामयाब नहीं हो सकी? क्योंकि नवीद चौधरी साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन अभी तक हम देख सकते हैं कि हर चीज़ होने के बावजूद कई दफ़ा तो अब तकरीबन जो है जो वकला बहाली तहरीक है उसमें तमाम सपोर्ट जो है वो उस तहरीक को मिली, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसी वजह है कि वो नाकाम हो गई और अभी आज तक हमने कोई भी ऐसी तहरीक कामयाब होते हुए नहीं देखी? देखिए, जुलूस निकलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे जुलूस जो होते हैं कि आपको रिजल्ट दें। हर पार्टी निकालती है, इट डजंट मीन कि भाई वो बहुत ही सक्सेसफुल है या फेलियर है। ये एक आवाज़ है वकला की, बिल्कुल निकलती है, निकलनी चाहिए। एक अवेयरनेस वो लेके आते हैं, एक प्रेजेंस लेके आते हैं, बताते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो फेल हो गई है। जब वो एक यूनाइटेड स्टैंड लेते हैं, रॉन्ग और राइट, ये उनका राइट है, और जब वो लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी इवेंचुअली आगे इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा जो भी आना है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त ऑब्वियसली जो वकला निकल रहे हैं उनके काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद ज़ुबैरी, अब आप उनका व्यू पॉइंट देख लें। उन्होंने तो आर्टिकल 6 लगा दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। आई एग्री विद दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम ऑब्जेक्टिव हर चीज़ को देखना है, हमने पॉजिटिव देखना है। और हम जो बात करें, मैं तो हर प्रोग्राम में मैंने कहा है, अपने शो में, बाकी शोज़ में, कि इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन अ टोटल फेलियर। Why has it been a failure? Because उन्होंने अपना काम नहीं किया। Either you have a constitution or you do not have a constitution. Yes, we have a constitution जिसमें कहते हैं 90 days के इलेक्शन कराओ, end of the story. अब the question is, वो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लकूनास निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। We can't, this is not a banana republic. आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड लें। हम स्टैंड नहीं लेते, हम हवा को देख रहे हैं। जिस तरह अभी चौधरी साहब ने कहा, एतजाज़ एहसन ने अपने एक रिमार्क्स दे दिए, फिर उसके बाद खोसा साहब ने बड़े अपने रिमार्क्स दिए। ये सीनियर लॉयर्स हैं, बाकियों ने भी अपने रिजर्वेशंस बताई हैं। हमने बात करनी है पाकिस्तान की, नॉट अबाउट वन इलेक्शन कमीशन। लेकिन पीजे साहब देखें, इलेक्शन कमीशन पर तमाम तर जिम्मेदारी डाल देना क्या ठीक होगा? बाकी सब चीज़ों को जो है, बाकी सब फैक्टर्स को निकाल कर एक इलेक्शन कमीशन पर जो है वो आर्टिकल 6 की बात कर देना। जब आपके पास एक जिम्मेदारी है एक डिपार्टमेंट की, तो यस, फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, somebody's got to take the can। आप नीचे किसी और को तो नहीं कहेंगे कि हाँ जी इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। द बॉस who's in charge of the organization, he is responsible for that thing। आप नहीं करोगे, well there we are, फिर आप किसको पकड़ोगे? यहाँ तो हम बॉस होता है वो दूसरे को उसको क्या, नहीं जी इसने नहीं किया। वो जिस तरह प्रेसिडेंट की लेटर है, वो मैंने तो लेटर भेज दिया, लेकिन वो नीचे से लेटर नहीं गया, फिर मिलिट्री सेक्रेटरी, फिर दूसरा सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी। द बॉस इज रिस्पॉन्सिबल, दैट्स द बॉटम लाइन। जिस तरह द प्रेसिडेंट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल। हमने वो कहते हैं ना, हमारी स्टोरी है पास द बक, इनफ, बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ। जिसकी जिम्मेदारी आप उसको ठहराओ, और यही वजह है जो वकला निकले हैं। राइट, जावेद साहब, इलेक्शन कमीशन जो है, अभी जैसे पीजे साहब ने भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जैसे कि बात भी हुई वकला कन्वेंशन में। आप क्या समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास भी जवाब थे, उन्होंने कहा कि मईशत ठीक नहीं है, उन्हें पैसे नहीं दिए, उन्हें सिक्योरिटी का इंतजाम करके नहीं दिए, तो उनके जवाब को साइड पर कर हम एक इलेक्शन कमीशन को किस तरह से करके जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और बाकी सब फैक्टर्स को बरीज़िम्मा करार दे सकते हैं? अच्छा देखो, उसमें पिछले साल 1.5 साल से जो मुल्क में हफल दफल मची हुई है ना, और जो इस मुल्क में शुगल का समा बना हुआ है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है और जमहूरियत कंप्रोमाइज्ड हो गई है, आइन कंप्रोमाइज्ड हो गया। इवन यहाँ तक कि इस एक इलेक्शन कमीशन की वजह से सियासी जमातें भी कंप्रोमाइज्ड हैं, वो भी पावर पॉलिटिक्स में चली गई हैं, जबकि वो आइनी और जो जमहूरियत के तकाजे हैं, जो आइन कहता है, उससे वो भी दौड़ें लगाकर कोई सज्जे निकल गई है और कोई खबें निकल गई है। बुनियादी तौर पे अगर इलेक्शन कमीशन, जब 2 असम्बलियाँ टूटी थी, उस वक्त 90 डेज़ में इलेक्शन पे स्टैंड ले लेता, तो पाकिस्तान में शायद इस तरह की जो सिचुएशन जो जमहूरियत और आइन की हुई है ना, वो ना होती। चलो
हो गई, अब आ जाओ आगे। लेकिन हर दफा कोई ना कोई जवाब तो होता है ना हमारे बस पास, जवाब करवाने का या ना करवाने देखो ना, पाकिस्तान का जो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी जमातों से लेकर हमारे वकला ने और हमारे वकला से लेकर हमारे इलेक्शन कमीशन ने आइन की अपनी डेफिनेशन निकाल ली है। हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है। Yes. और इसमें किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है और पाकिस्तान की मईशत किस डायरेक्शन में जा रही है। इन सब ने पाकिस्तान को इररेलेवेंट करके अपनी 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 ताकत, अपनी अपनी रेलेवेंस क्रिएट की हुई है। ये सबसे बड़ा डायलेमा। अब बदकिस्मती ये जो वकला तहरीक तक बात पहुंची है, पहली बात है मैं इसके खिलाफ हूँ, कोई तहरीक की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है, इसलिए ये होनी नहीं चाहिए। जो साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी वकला तहरीक उस वक्त कामयाब होगी जब उसको कोई पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट हासिल होगी। पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, कोई दुबई में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है। लेकिन फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक कामयाब क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके साथ तो नून लीग खड़ी हुई थी। नो, वो मेरे नजदीक शायद वो कामयाब है, क्योंकि जब गुजरांवाला तक पॉलिटिकल पार्टीज उनको लेकर चली तो गई, उसके बाद जो रिजल्ट अचीव करना था वो हासिल हो गया, तो दैट वुड कंसीडर ए सक्सेसफुल। चौधरी साहब ने जो नाकामी की बात की थी, वो इंडिविजुअली बात की थी। सो हम उस तरफ आते हैं कि तहरीक में दो बुनियादी मुतालबे आज हुए हैं। एक मुतालबा उन्होंने चीफ जस्टिस से किया और दूसरा मुतालबा सदर पाकिस्तान से किया। चीफ जस्टिस से उनका मुतालबा यह किया है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आपके पास केस पेंडिंग है 90 डेज वाला, जो लोग हैं उन पे आर्टिकल 6 लगाएं, फैसला करें। तो वकला आपके साथ हैं, ये डिमांड है और मैं इस चीज के हक में हूं। अदालतों को फैसले करने चाहिए, ये नहीं है कि सतू पी के सो जाएं। लेकिन एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, क्या इस वक्त अदलिया जो है वो तकसीम नहीं है? बिल्कुल तकसीम है। तो फिर किस तरह से एक चीज पर इकट्ठे हो सकते हैं? डजंट मैटर। अगर आपने बेंच बना दिया है 3 रुकनी, अब उसी बेंच को, जिसको मैं समझता हूं प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, उसके तो मुतनाज़ा है ना, देन सो व्हाट। लेकिन फैसला तो करें ना, अदलिया तो मौजूद है। अगर आप फैसला नहीं कर रहे तो जाएं घरों को, फिर क्यों बैठे, कौम का पैसा और टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? दूसरी बात, मेरी डिमांड है आज सदर पाकिस्तान से, आपके जाने में रह गए 24 घंटे, 24 से भी शायद कम। आपने एक लेटर भी लिखा, आपने कहा कि आइन के आर्टिकल के तहत मैंने डेट देनी है, ठीक, तो आप डेट दें, आप स्टैंड लें, आपको पोजीशन लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तारीख में हर यही सूरत बात में, हर सूरत में जो जिम्मेदारी है वो चीफ जस्टिस साहब को लेनी चाहिए। लास्ट कमेंट, सदर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू और 90% वकला का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू, सदर को डेट देनी चाहिए। सदर साहब ने मुलाकात की, उसके बाद सदर साहब सतू पी के सो गए। तो अगर तारीख तो फिर माफ नहीं करेगी ना इन चीजों को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जिम्मेदारी बनती है और वो उसको अपनी वो जिम्मेदारी चाहिए और उस जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए। और ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है जावेद साहब जो है वो सदर पर डाल रहे हैं कि ये सदर साहब की इस वक्त जो है इस तमाम सिचुएशन की जिम्मेदारी है कि वो एक फैसला करें। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, वाशिंगटन में एक बड़ी अहम प्रेस ब्रीफिंग हुई है और उस दौरान में जो सहाफ़ी हैं उन्होंने जब सवाल पूछा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो तर्जुमान है जॉन कर्बी, उनसे उन्होंने कहा कि अमरीकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान में कोई असलहा या फ़ौजी साजो सामान नहीं छोड़ा। इनखला के वक्त जो जहाज़ और मामूली सामान एयरपोर्ट पर छोड़ा गया था वो काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जो असलहा दिया गया था वो हमारे मिशन का हिस्सा था जो हमने अफगान फौज के हवाले किया था, और वो इनखला से बहुत पहले की बात है कि जब हमने ये अफगानी अफवाज के हवाले किया था। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असलहा तो वही है लेकिन ये अमेरिका ने डायरेक्ट नहीं दिया बल्कि ये अफगान अफवाज के ज़रिए दिया गया। और आज हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सरहद है उस पर मुस्तकिल जो है वो फायरिंग भी हो रही है और टीटीपी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है हमारी सरहदों पर। इस पर हम बात करेंगे। पीछे साहब जो जॉन कर्बी साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि जो असलहा दिया गया था पहले वो डायरेक्ट अमेरिका ने नहीं दिया था लेकिन वो अफगान अफवाज के ज़रिए आया, क्योंकि जब तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया तो जो अफगान फोर्सेस थी वो ये असलहा वैसे ही छोड़कर चली गई। तो क्या, मेरा सवाल ये है कि इस बात को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा गया जब अमेरिका ने ये फैसला कर लिया था कि उसने यहाँ से निकल जाना है, तो वो जो असलहा है वो अफगान फोर्सेस के हवाले क्यों किया गया?
देखें, जॉन कर्बी इस वक्त जो स्पोक्समैन है वो पूरी कोशिश करेंगे कि अमेरिकन को डिफेंड करें। ये अमेरिकन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री ब्लंडर हुआ है कि जिस तरीके से उन्होंने इवैक्यूएशन की है। आपने देखा कि जहाज़ों की हालत क्या थी, लोग भाग रहे थे वहाँ, और इन्होंने पैनिक क्रिएट की है वहाँ उस मुल्क के अंदर। उससे पहले आप चले जाएं, जब एक्चुअल तालिबान की जो ये रशियन फाइट थी, सोवियत फाइट, उसके अंदर इन्होंने ही स्टिंगर मिसाइल्स दिए थे और इन्होंने ही स्टिंगर मिसाइल बाद में ख़रीदे थे इनसे। ये याद रखें आप, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद ये जो कप्तान छोड़ के गए हैं बिल्कुल अफ़गान आर्मी को, तो अफ़गान आर्मी बाद में क्या बनी, तालिबान आ गए वहाँ। उसके अंदर ये स्प्लिंटर ग्रुप था, स्प्लिंटर ग्रुप को मिल गया ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन। आज आपके जो ये दहशतगर्द है, ये ही इज बेटर इक्विप्ड देन परहैप्स अफगान आर्मी। तो क्या अमेरिका जो है वो उस वक्त इस सारी सिचुएशन को फोर्स ही करने के काबिल नहीं था, या ये जानबूझ के ये सिचुएशन पैदा की? अमेरिका वो टोटल, मैंने आपको कहा है ना, इतना बड़ा ब्लंडर, पॉलिटिकल और मिलिट्री ब्लंडर अमेरिका ने कभी किया नहीं है। एक तो उन्होंने वियतनाम वॉर के अंदर किया, उसके बाद दिस वाज द सेकंड बिगेस्ट ब्लंडर दे हैव डन कि आप इस तरह भागे थे कि जिस तरह इनके पीछे चोर लग गए थे कोई, ये तो भाग गए थे वहां से। और उसके साथ साथ फिर आपने देखा लूटमार, इन्होंने कई जहाज, यस एयरक्राफ्ट उन्होंने डिसमेंटल किए, उनको इनऑपरेटिव बनाया, इन्होंने जब हैवी मशीनरी थी इनऑपरेटिव बनाया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके लाइट और मीडियम जो इनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, मुझे खुद उनके अमेरिकन से बताया कि वो वहाँ छोड़ के गए हुए हैं। ये क्या झूठ बोलते हैं बाद में कि हाँ जी ये नहीं, तो बाद में जब आप ऐसी टेरेन में जो कि किसी के काबिल नहीं है, जिसको कोई भी, इनकी गवर्नमेंट भी आ जाए वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो फिर आर्म्स तो इनके पास जाएंगे। ब्लैक मार्केट तो थी, ये सारा ये सोवियत का इक्विपमेंट बाद में कहाँ बिक रहा था, बाड़े में बिक रहा था सारा उनका जो आपका आर्मी की जो जितने भी चीजें थी वो बाड़े में बिक रही थी वहाँ। द क्वेश्चन इज, अमेरिकन आर एट फॉल्ट एट दिस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और यही वजह है कि पाकिस्तान इसका सफर करता है। हम डिप्लोमेटिकली कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है, हमने डिप्लोमेसी रखनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें जितना नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है और पहुंचा रहा है, आपका ख्याल है, और वो इसलिए पहुंचा रहा है, मैं आपको बताता हूं कि इसलिए पहुंचा रहा है, हमारी दोस्ती अब रशियन और चाइनीज ब्लॉक के साथ जरा तकड़ी हो रही है, वो यहाँ बदल रही हैं, वो हाँ, और यहाँ वो पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ अनसर्टेनिटी आए और फिर हम अमेरिका के पास भाग के जाएं। क्यों हम फंसे हुए इनके कैलिबर के, इनका 7.62 नेटो कैलिबर है। क्या फिर अगर हम इधर जाएंगे, फिर ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन किसको बेचेंगे? ठीक, हम तो फिर इधर चले जाएंगे। सो ये पूरी अपनी गेम कर रहे हैं कि हमें अपने क्लचेस में रखें। हम कहते हैं ठीक है, हम सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालते, बट डोंट प्ले विद आवर सॉवरेनिटी, डोंट प्ले विद आवर इंटेग्रिटी, एंड डोंट यूज आवर पॉलिटिशियंस फॉर योर ओन नीड। जावेद साहब, इनखला के वक्त इस बात को आपके ख्याल में मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया? क्या ये इनका कंसर्न नहीं था कि ये जो असलहा है, ये जो एमुनिशन है, ये किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और बेसिकली जो है वो ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? अगरचे कि ये बहुत बड़ा दावा था अमेरिका का कि ये हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ अमेरिका के लिए जंग नहीं थी, वो पूरी दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी। तो इस दावे के साथ इस बात को मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहला इसका शिकार होगा? देखो, दो बातें। पहली चीज़, पावर पॉलिटिक्स में हमेशा कहीं मॉरल्स नहीं होते, इट इज़ ऑलवेज इमोरलिटी। रेलेवेंट मोरालिटी होती है, रेलेवेंट मोरालिटी होती है, और उसकी एग्जीक्यूशन के स्टाइल डिफरेंट होते हैं। पावर ठीक है? स्ट्रक्चर्स तो और आपने पावर को मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब आ जाओ, इस रीजन के अंदर जब अमेरिका जा रहा था तो उसने अपने आप को रेलेवेंट तो रखना था। एक तरफ रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है। तो आपने इस रीजन में अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, रेलेवेंट रखने के लिए क्या करना था? उसके पास रखने के 2-3 तरीके थे। पहला तरीका ये था कि इस रीजन को डिस्टर्ब रखा जाए, और उसको डिस्टर्ब रखने के लिए उसके पास 2 हथियार थे, एक दाइश और एक ISIS। तालिबान को वो रेलेवेंट अपने साथ मिला नहीं सकते थे, तो तालिबान को कॉर्नर करने के लिए, पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, रीजन को डिस्टर्ब करने के लिए जो 2 टूल इस्तेमाल करने थे, उनके लिए ये $7 बिलियन का असला जानबूझकर छोड़ के गए हैं। ये है आपके सवाल का जवाब। क्यों? ताकि इनके पास ये असला रहेगा, पीछे छोटी मोटी फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट इनको मिलती रहेगी,
उससे ये पूरे इलाके को, पूरे रीजन को कंट्रोल करते रहेंगे। और पाकिस्तान से डिमांड करनी होगी, डिमांड कर लेंगे, अफगान तालिबान से बातचीत करनी होगी, इसी बहाने बातचीत हो जाएगी। ये वो था तरीका। और उसके नतायज अब आप देख रहे हो कि आपका जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है, उस पूरे बॉर्डर पे ऑलमोस्ट हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में टीटीपी के साथ। अब टीटीपी को सपोर्ट दाइश कर रही है, टीटीपी को सपोर्ट आईएस कर रही है, हमारे तालिबान नहीं कर रहे। और वो असला जो मौजूद था, जितना हमारे तालिबान से क्या मुराद? हमारे तालिबान से मुराद जो तालिबान हुकूमत है वो नहीं कर रही, सॉरी, अफगान तालिबान नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम उनको काउंटर कर रहे हैं। पिछले दिनों आर्मी चीफ की जो बिजनेसमैन से मीटिंग हुई है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इस वक्त आई नहीं अपना मीडिया पे। वो बात ये थी कि वेस्टर्न बॉर्डर जिस तरह सिक्योर है, अगर चीज़ें पाकिस्तान में महंगी होती हैं लेकिन इंडिया में चले जाओ, उसके तो कोई असरात नहीं होते। होता क्या है कि पाकिस्तान से डॉलर भी अफगानिस्तान जा रहा है, हमारी खाने पीने की अशिया भी उधर जा रही हैं, स्मगल हो रही हैं, और उधर से रिटर्न में हमारे पास असला आ रहा है। उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल्स क्यों नहीं है? अच्छा, मैं आ रहा हूं उसी पे। कंट्रोल्स क्यों नहीं है? ये स्मगलिंग को रोकना किसकी जिम्मेदारी? मैं इसी पे आ रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे यहाँ क्रिएट हो रही है और उधर एक वेलफेयर स्टेट बनती जा रही है, चीजें भी सस्ती हैं, हमारी तरफ महंगी। ठीक है नवीद साहब, अभी जिस तरह से बात हुई कि अमेरिका जो है ये तमाम सिचुएशन जो क्रिएट कर रहा है, ये रेलेवेंट रहने के लिए कर रहा है इस इलाके में, या आप ये कह लें कि ये सारी सिचुएशन को कंटेन करने के लिए कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी, दूसरों पर जिम्मेदारी डालना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने ऊपर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा से इस काबिल नहीं होती कि हम जो है इन तमाम सिचुएशन को हैंडल कर सकें? क्योंकि अगर हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि अमेरिका ये सब कुछ करवा रहा है, और ये हम पिछले शायद 75-76 साल से हम ये कहते आ रहे हैं कि जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, अगर हम ये सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर भी डाल दें तो हम कहां स्टैंड करते हैं? नहीं, उसमें देखें एक पॉलिसी का तसल्सल ज़रूरी है ना। अगर हम कहते हैं अमेरिका करा रहा है तो ज़ाहिर है उसके जवाज़ मौजूद है। आप कौमी सलामती के मशीर का जो तर्जुमान है जॉन कर्बी का, उसको आप ज़रा गौर से पढ़ें। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने जो असला छोड़ा वो अफगान फौज के लिए छोड़ा, नेशनल आर्मी के लिए, जो यकीनन ज़ाहिर है अबूरी हुकूमत है तालिबान की। छोड़ा तो मान गए। हाँ, कहते हमने तो नहीं दिया। अब क्या कह रहा है वो पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहा है कि भाई वो इनको हौसला दे रहे हैं, वो इनको भेज रहे हैं ताकि तुम लड़ो। वेल सेड। यानी अमेरिका डायरेक्ट इनको टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है आपके ख्याल में? जी जी, वो डायरेक्ट सपोर्ट तो है। ये तो मैं बताऊंगा कि जिस तरह मूसल के अंदर खाना भी वो देते थे दाश वालों को, टीटीपी वालों को। वो तो अहमद करज़ई के दौर में वो चीख पड़े थे, अमेरिका ने इनको सदर बनाया था ना, वोटों से तो नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका यहाँ पर हमारे लोग मरवा रहा है और दाइश को सपोर्ट मिल रही है। वीडियोज़ मौजूद हैं उनके पास, बड़े हेलीकॉप्टरों के जरिए नीचे बख्तरबंद गाड़ियाँ उतार के उनको दी गई, हैवी मशीन गन्स उनको दी गई, रॉकेट दिए गए उनको, तो असला तो वहाँ से आ रहा है। मामला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल मगरबी बॉर्डर में बन गई है वो सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है, हवा में तो कुछ भी नहीं है। और जो लोग इस बात को हवा देते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि सारा मलबा अफगान तालिबान पे डाल दो और ये कह दो कि टीटीपी में और अफगान तालिबान में कोई फ़र्क नहीं, वो बहुत ही बड़ी नादानी कर रहे हैं। किसी के कहने पर कर रहे हैं तो नादानी है, सोच समझ के कर रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी या साजिश कोई नहीं है। हमें टकराव से तो बचना है। अफगान तालिबान की हुकूमत जो वहाँ कायम हुई है उसमें देखें, एक बात हम कहें कि अमेरिका हार के नहीं गया, हजीमत तो हुई ना, उसको सब कुछ मिल के जाना पड़ा, शर्मिंदगी हुई। अब जाहिर है प्लान का हिस्सा था जी। अगर अहमद शाह मसूद का बेटा बाहर बैठा है, कमांडर इस्माइल बाहर बैठे हैं, जनरल दोस्तम बाहर बैठे हैं, या अशरफ गनी बाहर बैठा था, वो खामोश बैठे हुए हैं, वो अपने अपने तरीके से कोई ना कोई काम वहाँ कर रहे हैं। दाइश की मौजूदगी कहाँ है? नूरिस्तान में है, कुन्नड़ में है, निंगरहार में है, सबको पता है। उनको असला कौन दे रहा है, किस तरह से मामला तो यानी उनके जरिए आपके ख्याल में अफगान तालिबान को जो है वो कंटेन करने यहाँ हुआ ना जी। जैसे ही अफगान तालिबान की हुकूमत बनी, ठीक बात की, तो दाइश वालों ने वहाँ आके धमाके करने शुरू कर दिए। आप तसव्वुर कर सकती हैं कि अफगान तालिबान की हुकूमत हो और अफगानिस्तान के अंदर मसाजिद में खुद कुछ धमाके होने शुरू हो जाए, ये कौन कर रहा था? तो वो भी इसी तरह से निशाना है। वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस और दबाव उन पर भी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाढ़ उखाड़ने का अमल जारी है, और ये कुछ हमारी पॉलिसियाँ भी थी, हमने उसको जिस तरह से फॉलोअप करना था नहीं किया। फिर चित्राल में जो कुछ हुआ है वो हवा में नहीं हुआ, वो एक मंसूबे का हिस्सा था। ये हमारी गुड लक कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले उसकी इत्तला मिल गई,
तो उसके नतीजे में नुकसान हमारा बड़ा कम हुआ, वरना बहुत सारे इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक। लेकिन ट्राइबल एरिया जो इस वक्त है, मैं आपको वसूख से बताता चलूं, ये खबर भी है, इस वक्त वहाँ बदतरीन सूरत हाल है। ठीक। पहाड़ों के ऊपर टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं और अमरीकी असला उनके पास। तो ये सूरत हाल में हिकमत से टैकल करनी पड़ेगी, और हमने किसी सूरत अफगान अबूरी हुकूमत यानी कि तालिबान हुकूमत को फरीक नहीं बनाना, यही रास्ता बिल्कुल सही है बात बीच है। बचाव करने। ये ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप की जो मेज़बानी है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, लेकिन इंडिया से ये बात जो है वो हज़म नहीं हो रही। और इस वक्त जो जय शाह हैं वो एक चूँकि इंडिया की नुमाइंदगी भी करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में बैठ के, तो इस वक्त जो है वो मुसलसल कोई ना कोई बात सामने आ रही है, कोई ना कोई तबसरा सामने आ रहा है। और अब भी उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। हालांकि जो एलिगेशन इस दौरान में उठाए गए थे, जिस पर बात की गई, पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल भी पेश किया, और जिस तरह से श्रीलंका में उन्होंने कहा कि वेन्यू होना चाहिए, श्रीलंका में वेन्यू भी जो है उसको भी तस्लीम किया गया। लेकिन इस वक्त जो तमाम सूरत हाल बनी हुई है, इस पर हम पीजे साहब का जो है वो सबसे पहले स्टैंस ले लेते हैं। पीजे साहब, तमाम बातें मानी भी गई, कुछ मनवाई भी गई, लेकिन इस वक्त जय शाह का तबसरा करना किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया इसका। द क्वेश्चन हियर इज़ कि फॉर एग्जांपल अब सारे बात कर रहे हैं शाहिद अफरीदी की कि भाई जय शाह ने क्यों क्वेश्चन किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी का। देखिए, उनका राइट बनता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जब वो आए तो क्वेश्चन करें। जिस तरह हम जाते हैं हिंदुस्तान तो हम सिक्योरिटी के क्वेश्चंस रेस करते हैं, लेकिन ये जाने से पहले नहीं जी, ये बाद में। ये हमेशा ये होता है कि आप बाद में भी करते हैं, शुरू में भी करते हैं, एंड यू कंटिन्यूली डू इट। अब यहाँ जो मेन क्वेश्चन उठता है कि जय शाह का कोई राइट नहीं बनता कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात करें कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। मतलब सिक्योरिटी पे बात कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सिक्योरिटी पे करें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन आपका हमारी इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है भाई? आप कहते हैं इकोनॉमी खराब है, आप उस मुल्क में खेल रहे हैं जहां वो बैंकरप्ट है। श्रीलंका इज अ बैंकरप्ट कंट्री, आप वहां खेल रहे हैं तो वहां आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है। और आपने मैचेस रखे कोलंबो में जहां का जो वेदर है इतना खराब होगा कि आपका एशिया कंप्लीट नहीं होगा। और साथ साथ मुझे याद है, मैं इस्लामाबाद में था विद द मिनिस्टर फॉर कोऑर्डिनेशन एहसान मजारी, तो हमारे प्रेसिडेंट थे उधर, इनके साथ इनकी मीटिंग हो रही थी साउथ अफ्रीका। ज़का अशरफ ने हमें कहा कि मेरी बड़ी अच्छी इनके साथ मीटिंग हुई है और ये पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके आगे और मैंने वही कहा बाद में मिनिस्टर को, मैंने कहा ये देखना इनकी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, और वही बात हुई। अगला दिन जय शाह ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, मैंने तो ऐसी कमिटमेंट की कोई नहीं। और अब राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी आए। तो द क्वेश्चन इज कि ये जो है ये हमेशा पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा क्रिकेट को पॉलिटिक्स के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने कभी पॉलिटिक्स में क्रिकेट को इंडल्ज नहीं किया। हमारे तो दरवाजे खुले, हम कहते हैं हम भी आएंगे, तुम भी आओ। लेकिन तुम क्या करते हो? हमारी कबड्डी की टीम जाती है, हमारे एंटरटेनर्स जाते हैं, आप उनके सामने मुजाहरे करते हैं। और बॉम्बे के अंदर जो आपने सचल म्यूजिक के साथ किया है, यार लानत है आप लोगों के ऊपर। आपने जो ये क्या है वो कवाल के जी राहत फतेह अली, उसके साथ जो किया है, दैट इज शेमफुल। हमारे जितने भी फनकार हैं उनके हमने साथ जी जिसके की है हम रिस्पेक्ट करते हैं। आज यही दो रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला बाकी इंडियन एक्सप्रेस ट्रिब्यून और सारों को तारीफें कर रहे हैं कि हमने इनका इतना अच्छा ख्याल किया। वी आर हॉस्पिटेबल पीपल। वी यस, आपको प्रॉब्लम्स हर जगह नजर आएंगी, बट डोंट अंडरमाइन एंड डिफाइन पाकिस्तान इज समथिंग व्हिच इज अ बैड कंट्री। इट इज नॉट, इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी। जितना नुकसान आपने क्रिकेट को पहुंचाया अभी, मेरा ख्याल है किसी ने नहीं पहुंचाया। अब वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं तो कहूंगा, मैंने तो चेयरमैन को भी रेकमेंड किया, अगर ये 19-20 करते हैं, यू नो, सो यू गॉट टू स्पीक योर माइंड आउट। ठीक, नवीद साहब, जिस तरह से जो इंडिया है वो हमेशा से खेल को जो है वो सियासत में एक तरह से ट्रांसलेट करता है, और उनके वोट में वो ट्रांसलेट होता भी है। खेल में जो है जिस तरह से करके सियासत घुसाई जाती है, ये उनका वतीरा भी है। और इस वक्त जो जिस तरह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, और साथ में जो वेदर कंडीशंस हैं उनको देखते हुए जो जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं कि कोलंबो में चूंकि 11 से लेके 20 तक बारिशें ही बारिशें, फैसला तब्दील करके हम्बन टोटा पे ले जाके फिर वापस जो है कोलंबो में लाना, क्या देख रहे हैं, क्या सिनेरियो है, और क्या इंडिया प्ले करना चाह रहा है सारी सिचुएशन? बुनियादी तौर पर आप देखें कि ये हिंदुत्व के जो आसार हैं वो अब
क्रिकेट पर भी गालब आ गए हैं और पाकिस्तान दुश्मनी उनकी घटी में पड़ी हुई है। मतलब सियासत तो आती है, मजहब भी आएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर है, जो हिंदुइज्म में कहते हैं हिंदुइज्म को लोगों की समझ नहीं आएगी। और चौधरी साहब अब वो कहते हैं इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाए। तो मैं तो हुकूमत पाकिस्तान को तजवीज़ दूंगा कि ये तो उन्होंने कमजरफी, तंग नजरी, हट धर्मी का मुजाहरा किया है। तो पीजे मीर साहब को भेजें किसी सीनियर और क्रिकेटर के साथ या बोर्ड के किसी बंदे के साथ, वो जाके पूछे उनसे कि ये मणिपुर में जो कुछ हुआ है हम तो यहाँ नहीं खेलेंगे, ये हरियाणा में जो कुछ हुआ है हम तो यहाँ नहीं खेलेंगे, ये तमिलनाडु में जो कुछ आप करते फिर रहे हैं वहाँ तो हम नहीं खेलेंगे, ये आपने जो पूरी की पूरी नक्सलबाड़ियों के साथ जो आप कर रहे हैं हम तो यहाँ नहीं खेलेंगे। तो शर्म तो उनको आनी चाहिए जो वहाँ नस्लकुशी कर रहे हैं, लोगों के मकानात गिरा रहे हैं, दुकानें गिरा रहे हैं, नकल मकानी पे मजबूर कर रहे हैं। माशी हालत का क्या होता है जी? श्रीलंका में आप चले गए हैं, अच्छा उसके बाद साइंस का दौर है, बड़ा दावा है आपको चंद्रयान चांद पे चलेगी अभी, ये मोबाइल हरा के हाथ में है, आप गूगल खोलें आपको मौसम नज़र नहीं आ रहा। या तो फिर ये है, ये भी हो सकता है क्योंकि ये बड़ी नीच ज़हनियत के लोग हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा अच्छे मॉडल में है और उसका जो उसकी साख बहुत ज़बरदस्त है, तो हमें टूर्नामेंट में शिकस्त होगी, तो इसलिए इसको भी लटकाया जाए और पाकिस्तान को बदनाम भी किया जाए। तो ये जो एक शिकस्त का खौफ है ना, बहुत मुमकिन है ये भी उनके जहन में कहीं ना कहीं छुपा बैठा। ठीक है, शिकस्त का खौफ है। जावेद साहब, जो लास्ट मैच हुआ जिसमें अगरचे के ड्रॉ हो गया, लेकिन जो कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान की बैटिंग का और इंडिया की बैटिंग का पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ, आप इसको किस तनाज़ुर में देख रहे हैं? अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें। पहली चीज़ हमें देखनी है कि जो जय शाह है उसके वालिद का नाम क्या है, अमित शाह। सो अमित शाह क्या है? इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करो तो आपको बिल्कुल इंतहा पसंदी नज़र आएगी। सो ये जो क्रिकेट के हवाले से इन्होंने अप्रोच लिया है, ये इट्स ए हॉकिश अप्रोच इसलिए ली गई कि चूँकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इसे, तो पाकिस्तान को इसके कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ना आ जाए, तो उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को डाउनग्रेड करने की कोशिश की है, एक। और दूसरा, जिस तरह वो श्रीलंका में ड्रैग करके लेके गए, आजकल दोस्ती ज़्यादा चलना शुरू हो गई है ना, तो वो चाहते थे कि श्रीलंका को बेनिफिट पहुंचे, जो कि नहीं पहुंच सका। एक तो इसका ये पहलू था, पॉलिटिक्स ले आए और अपनी मनमानी, चूँकि जो इंटरनेशनल काउंसिल है वो भी ब्लैकमेल होती है, बिकॉज 70% रेवेन्यू इंडिया से आता है और तो प्रेसिडेंट भी वही है, और प्रेसिडेंट भी वही है, तो इसलिए ये सारी ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल कंट्रोल के हवाले से ये सारी प्लानिंग की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जिससे ये भाग रहे हैं ना, वो ये है कि पाकिस्तान की चूंकि बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और इंडिया बैटिंग में स्ट्रांग है, और जिस तरह पाकिस्तान ने उनकी बैटिंग को तितर बितर किया है, उससे अब वो खौफ में है। अच्छा, उन पे नफ्सियाती दबाव है। और आपको पता है इसके बाद वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और वो भी इंडिया में। अगर अगला मैच या ये मैच इंडिया हार जाती है तो नफ्सियाती तौर पे उस वर्ल्ड कप में उन पे प्रेशर होगा। अब वो इसलिए भाग रहे। एक पॉइंट इनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जिन एरियाज में हमें खिला रहे हैं दे आर वॉलेटाइल एरियाज। वो तो चलन छोड़ दें, उससे पहले नफ्सियाती तौर पे वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, तो उससे अब भाग रहे हैं। और तो कुछ अब शिकस्त का खौफ है आपके, शिकस्त का खौफ ठीक हो गया। लेकिन नाज़रीन, जाते जाते मैं मैसेज दूंगी कि खेल को खेल ही रहने दें, चाहे वो इंडिया है या पाकिस्तान है। इंडिया को ये सबक ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं पर भी हर्डल नहीं बनता, खासतौर पर खेल में, और ये पाकिस्तान का रवैया हम सब के सामने है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।